So, uh, I hope that you will be able to see my screen. Is my screen visible to all? Yes, sir. Okay. So, friends, in the last session, we have discussed various things about HTML. Okay. What is HTML and how it can be used, why it should be used, what is the purpose of HTML, where can we use HTML in our application. Okay. All these things were discussed in last session. Now, in this session we are going to discuss about CSS. If you remember, you have given me the full form of CSS, that is cascading style sheet. ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों ने BCA के दौरान जब PHP और HTML पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से पहले ही सेम में आपने HTML पढ़ा होगा, तो शायद CSS भी आपके सिलेबस में तब होगा, या फिर जब PHP आपके सिलेबस में था तब आपने CSS को पढ़ा होगा. तो कोई मुझे इस CSS के बारे में कुछ आइडिया दे सकता है, वेरी ब्रीफली, कि वो कहाँ पे यूज़ हम करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं. Sir, CSS is a cascading style sheet. We are using in our project. Also, this is very useful in do our website is very attractive and everyone can reach to our website. He will be happy to see our website. यस, कृपाली, आप कुछ बताना चाहोगे. यस. CSS का इस्तेमाल हम डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए करते हैं. अपनी, जैसा कि यश ने कहा, अपनी वेबसाइट के वेब पेजेस को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए हम CSS का उपयोग करते हैं. एक्चुअली एज एन एड ऑन टू HTML वी कैन यूज़ CSS. अपने जो HTML जो है वो एक्चुअली इट इज़ नॉट अ फॉर्मेटिंग, इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर्मेटिंग, it gives us the flexibility and it gives us the independency of writing our code which will be executed by the browser. But when it comes about designing and looking good, there is not so much facility available in HTML. So at that time we can use CSS, and using CSS does not only make our pages or help us to make pages attractive, but it also help us to reduce the code of our front end. कहने का मतलब कि HTML में जो कोड लिखा है आपने, उसमें फॉर्मेटिंग ऐड करने के लिए CSS का हम यूज़ करते हैं, ये एक बात है. और दूसरी ये भी एक बात है कि CSS के यूज़ से हमारा जो कोड है, मतलब HTML का कोड नहीं, बट जो हम डिज़ाइनिंग का कोड लिख रहे हैं उसे हम मतलब कम भी कर सकते हैं, मतलब कि रीयूजेबिलिटी भी हम उसके द्वारा कर सकते हैं, और काफ़ी अलग अलग तरह से वो अपने वेब पेज को डिज़ाइन करने में उपयोगी होता है. सो लेट अस discuss the introduction of CSS. It is the language we use to style an HTML document. इसका इस्तेमाल हम स्टाइल मतलब वन टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग, वन टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं. इट डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स शुड बी डिस्प्लेड. देखो, हमारे वेब पेज में हम HTML एलिमेंट्स लिखते हैं, ओके, और इन सभी HTML एलिमेंट्स को कंबाइन करके, मतलब एक डॉक्यूमेंट बना के हमारा एक वेब पेज बनता है कि जो ब्राउज़र में दिखाई देता है. तो ये जो CSS है वो हमने जिन एलिमेंट्स का यूज़ करके अपना पूरा पेज बनाया है, उनको स्टाइल करने के लिए, उनको
अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए CSS का यूज़ होता है। यस, इट स्टैंड्स फॉर, उसका फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट्स है। CSS का फुल फॉर्म, इट डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। जहाँ पे भी आपका कोड डिस्प्ले होने वाला है वहाँ पे किस तरह से वो प्रेजेंट होगा, क्या उसका लुक होगा, उसका डिस्प्ले कैसा होगा, ये हम CSS के द्वारा तय कर सकते हैं। इट सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। देखो, आप जब वेबसाइट बनाते हो तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमारी वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं, और जब हम एक वेबसाइट के अलग अलग वेब पेजेस बनाते हैं तो हमारा एक्चुअली एक नज़रिया होता है कि हम क्या करेंगे कि हमारे सभी पेजेस का जो लुक एंड फील है, मतलब कि लुक, वो हम समान रखेंगे। आपने भी कई सारी वेबसाइट्स को, कई सारी एप्लीकेशंस को देखा होगा मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि जब भी हम किसी वेबसाइट के अलग अलग वेब पेजेस को विज़िट करते हैं तो उसमें हमें कॉमन थीम, कॉमन बिहेवियर देखने को मिलता है। इससे एक जो क्लाइंट है, जो विजिटर है, जो विज़िट कर रहा है वेब पेजेस को, हमारी वेबसाइट को, उसको एक प्रकार का थोड़ा कंफर्ट रहता है कि अदरवाइज़ क्या होता है कि आपके 2 पेज में, मतलब कि आपके हर एक पेज में आपने अलग अलग तरह का डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया है, तो अभी क्लाइंट एक पेज में है जहाँ पे आपने कुछ बैकग्राउंड अलग रखा है, कुछ थीम अलग रखा है, कुछ फॉन्ट, सब कुछ अलग अलग रखा है। वहाँ पे क्लिक करने से आपकी ही वेबसाइट के दूसरे पेज पे वो आता है जहाँ बिल्कुल अलग तरह से आपने बैकग्राउंड, कलर, फॉन्ट्स वगैरह रखा है। तो अगर क्लाइंट फैमिलियर नहीं है आपकी वेबसाइट से तो उसको ऐसा लगेगा कि ये किसी और जगह पे मैं आ गया, किसी और वेबसाइट पे आ गया, या फिर ये कुछ एडवर्टाइज आ गई, मतलब उसको तुरंत पता नहीं चलेगा, मतलब कंफर्ट नहीं रहेगा उसको। तो इसलिए हमारे वेब पेजेस में हमें ये करना चाहिए कि उसका जो लुक है, हमारे सभी पेजेस का लुक वो एक समान हो, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए या ऐसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए CSS हमें उपयोगी होता है। देखो, ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, तो हमें अपने हर एक वेब पेजेस में समान कैरेक्टरिस्टिक्स सेट करनी होगी हमारे एलिमेंट्स की। फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका स्टाइल, उसका कलर, साइज़ वगैरह अलग अलग जगहों पे, मतलब हेडिंग है तो उसका सेम रखेंगे, पैराग्राफ है तो उसका सेम रखेंगे, कहीं और टाइटल लिखा है तो उसका टाइटल भी हर एक पेज में अगर जहाँ जहाँ पे आता है तो एक समान प्रकार का दिखना चाहिए। फिर फ़ॉन्ट के कलर्स वगैरह हम ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें हर एक पेज में ये कोड लिखना पड़ेगा, इसका, ये स्टाइल सेट करने का, ये एट्रीब्यूट सेट करने का। तो CSS के द्वारा हम उस कोड को कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं? अगर हर एक पेज में हमारे एट्रीब्यूट्स को हमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई करनी है, सेम एट्रीब्यूट्स अप्लाई करने हैं, सेम स्टाइल अप्लाई करनी है, तो उन सबको एक बार एज ए CSS फाइल हम डिफाइन करके अपने जिन जिन पेजेस में हमें उस कैरेक्टरिस्टिक्स को अप्लाई करना है वहाँ केवल उस CSS फाइल की लिंक देनी पड़ेगी। तो सोच लो अगर कि आपके एक वेब पेज में ये जो स्टाइल का कोडिंग है वो कुछ 80 या 100 लाइन का कोडिंग है, 100 लाइन का कोडिंग है कि जो आपने किया है। अब हर एक पेज में आप वो सेम रखना चाहते हो तो हर एक पेज में आप वो 100 लाइन का कोड लिखोगे जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है। इसके बजाय वो जो कोड है 100 लाइन का, उसको हम CSS फाइल में डिफाइन करके हर एक पेज में हम केवल एक लाइन लिखेंगे, उस फाइल को, CSS फाइल को लिंक करेंगे। लिंक करने से क्या होगा, पर्टिकुलर CSS फाइल में जो भी स्टाइल एट्रीब्यूट्स हमने सेट किए हैं वो सभी अप्लाई हो जाएंगे उस फाइल में जहाँ पे हमने उसको लिंक किया है। तो एक बार लिखेंगे और अलग अलग जगहों पे उसको यूज़ कर सकते और सबका लुक समान हो जाएगा। तो ये एडवांटेज रहता है। हमारा काम भी एक ही बार डिफाइन करना है, एक ही बार लिखना है, तो हमारा काम भी सरल हो जाता है और समय भी हमारा बचता है। यस, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल।
तो जो मैंने अभी आपको बताया कि हम अलग से एक फाइल बना के उसमें सभी स्टाइल को हम सेव कर देंगे, फिर जहाँ जहाँ आवश्यकता है उस जगह पे हम केवल लिंक करेंगे, उस HTML डॉक्यूमेंट में केवल हम CSS को लिंक करवाएंगे। तो इस तरह से जब हम किसी CSS फाइल को बनाते हैं जिसमें हमने केवल स्टाइल्स डिफाइन की है, उस तरह की CSS फाइल को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। क्योंकि एक्चुअली हमारे करंट HTML पेज में हमने CSS डिफाइन नहीं किया है, CSS को हमने डिफाइन किया किसी और जगह पे, किसी और फाइल में, और हमारे करंट HTML के पेज में हम उसको लिंक करके यूज़ कर रहे हैं। तो हम CSS का यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन वो हमारे पेज में हमने डिफाइन नहीं किए, कहीं बाहर, मतलब कि एक्सटर्नल टू दिस पेज, करंट पेज के बाहर, मतलब कि एक्सटर्नली हमने उसको लिंक करवाया है, अलग से बनाया है और उसको लिंक करवाया। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल, क्योंकि वो हमारे करंट पेज में नहीं है, वो बाहर है, करंट पेज से बाहर है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इसको कह सकते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि वो जो एक्सटर्नल CSS फाइल है वो हमारे करंट पेज हमारा जहाँ पे है उसी जगह पे भी हो सकती है, या फिर किसी सर्वर में भी हो सकती है। कहने का मतलब आप उसको लोकली या इंटरनेट के ज़रिए भी लिंक करवा सकते हो। वाई CSS क्यों यूज़ करें, तो अभी हमने बहुत सारी चर्चा उसके बारे में कर ली। इट इज़ यूज टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर आवर वेब पेजेस इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, लेआउट एंड वेरिएशंस इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस। देखो ये भी एक उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है CSS का, कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो क्लाइंट है वेबसाइट का, वो आज हम सोचे तो ये हम फिक्स नहीं कह सकते कि हमारा क्लाइंट तो कंप्यूटर से ही हमारी वेबसाइट को विजिट करेगा, या फिर हमारा क्लाइंट लैपटॉप के ज़रिए ही एक्सेस करेगा हमारी वेबसाइट को। ऐसा नहीं है। आजकल हम जानते हैं कि बहुत सारे डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल है जिसमें इंटरनेट यूज़ हो सकता है। तो देखो अगर क्लाइंट मोबाइल के ज़रिए आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो आपने जो डिज़ाइन किया है पेज को, जिस तरह से आपके दिमाग में तो हमेशा क्या होगा कि हम जब वेबसाइट या वेब पेज बनाते हैं तो उस पेज को टेस्टिंग करते हैं कंप्यूटर पे, तो वहाँ पे वो सही ढंग से आउटपुट प्रस्तुत करता है तो हम सोच लेंगे कि इट इज़ ओके। लेकिन वो जो आउटपुट आपको दिख रहा है वो तो इतनी बड़ी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपका क्लाइंट उसी पेज को अपने मोबाइल में विजिट करेगा, ओपन करेगा, तो मोबाइल की स्क्रीन तो इससे काफ़ी छोटी है और रिजोल्यूशन भी उसका अलग होने वाला है। तो हो सकता है जिस तरह से पेज आपने जो सोच के डिज़ाइन किया है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि इस तरह से ये प्रस्तुत होना चाहिए क्लाइंट के सामने, मोबाइल में वो उस तरह से प्रस्तुत नहीं होगा। तो CSS के ज़रिए हम अपने पेज को अलग अलग डिवाइसेस, मतलब अलग अलग स्क्रीन साइज़ के लिए इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। उसको रिस्पॉन्सिव कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिव, मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ स्क्रीन साइज। स्क्रीन की साइज़ क्या है उसके ऊपर वो आधारित नहीं रखेगा, लेकिन आपने जिस एक्सपेक्टेशन के साथ, जिस कैरेक्टरिस्टिक के साथ डिज़ाइन किया है, वही चीज़ हर डिवाइस पे, चाहे स्क्रीन छोटी हो, बड़ी हो, मीडियम साइज़ हो, वॉटएवर, वहाँ पे वो प्रस्तुत होगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे CSS का है, कैसे उसका यूज़ करते हैं CSS का। तो देखो बॉडी टैग होता है, HTML में हम बॉडी टैग यूज़ करते हैं, ओके। तो मुझे बॉडी टैग को, बॉडी एलिमेंट को स्टाइल अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? CSS के ज़रिए। ये उसका एक उदाहरण है। देखो यहाँ पे लिखा है उस एट्रीब्यूट का नाम बॉडी, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन। क्या करना है? बैकग्राउंड कलर उसका करना है मुझे लाइट ब्लू। तो ये जो बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या है, हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट, ओके, एट्रीब्यूट। और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? लाइट ब्लू। कैसे लिखा उसको हमने? कर्ली ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट का नाम फॉलोड बाय अ कॉलन, again followed by the value of that property and a semicolon at last.
एक सिंपल सा उदाहरण है, और भी तरीके हम देखेंगे। ओके, इससे क्या होगा, ये अगर मैंने ये लाइन किसी HTML पेज में लिखी है तो उस HTML पेज में जहाँ भी बॉडी एलिमेंट आएगा, कौन सा एलिमेंट, बॉडी एलिमेंट, वहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही तो बहुत सारी स्टाइल्स अवेलेबल है जिसकी आपको लैब में कल प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग स्टाइल्स अवेलेबल है अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी हियर। पहले हमने जो किया वो बॉडी टैग के लिए किया, बॉडी एलिमेंट के लिए। अब हम दूसरा जो कर रहे हैं CSS, वो किसके लिए कर रहे हैं, H1 एलिमेंट के लिए। ठीक है, H1 एलिमेंट में हमने क्या किया, दो स्टाइल सेट की। एक तो कलर जिसको हमने वाइट वैल्यू दी, फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट जिसको हमने सेंटर रखा। तो ये H1 जो है वो हमारा एलिमेंट है, कलर जो है वो एट्रीब्यूट है, और वाइट है वो उसकी वैल्यू है जो हमने सेट करवाई। इसी तरह से पैराग्राफ के लिए वो P एलिमेंट है, ये उसके एट्रीब्यूट्स जो हम सेट करना चाहते हैं, और ये उसकी वैल्यू। तो ये सभी एट्रीब्यूट्स, ऐसे तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है कि जो हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स पर। अब क्या होगा पता है, सपोज कि हम इसकी बात करें H1 की। ओके, H1 की जो यहाँ पे सेकंड नंबर में हमने डिस्कस किया, अगर इस तरह से हमने H1 के लिए स्टाइल डिफाइन की, तो अगर मैंने ये चीज़ अपने किसी HTML पेज में लिखी है तो उस HTML पेज में जहाँ पे भी मैंने H1 एलिमेंट का यूज़ किया है, उन सभी जगहों पे कलर हो जाएगा फॉन्ट का वाइट, और उसका अलाइनमेंट हो जाएगा सेंटर। केवल एक बार मैंने यहाँ पे स्टाइल डिफाइन कर दी, और फिर जितनी भी जगह पे उसका इस्तेमाल हुआ है उन सभी जगहों पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो ये एडवांटेज मिलता है अपने को CSS के द्वारा। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम आगे उसको डिस्कस करने वाले हैं। इट सॉल्व्ड अ बिग प्रॉब्लम। HTML was never intended to contain text for formatting a web page. शुरू में मैंने बताया, when tags like font and color attributes were added to HTML latest later version, that is HTML 3.2 specification, it started a nightmare for web developers. Development of large websites where fonts and color information were added to every single page become long and expensive process. देखो शुरू में HTML में ये सब चीज़ नहीं थी, फॉर्मेटिंग। फिर धीरे धीरे जब उसके लेटेस्ट वर्जन आते गए तो उसमें कुछ नई चीज़ों को ऐड किया गया, जैसे कि फॉर्मेटिंग को ऐड किया गया। तो डेवलपर को क्या था कि डेवलपर्स जो वेब पेज बनाते थे उनको हर जगह पे ये फॉर्मेटिंग करना पड़ता था, क्योंकि फॉर्मेटिंग अवेलेबल है तो उसकी डिमांड तो बढ़ने ही वाली। मतलब कि क्लाइंट अपेक्षित करेगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि वेब पेज या जिसके लिए आप बना रहे हो वेब पेज, वो एक्सपेक्ट करेगा कि अच्छा सा आकर्षक वेब पेज बने, क्योंकि अब वो सुविधा उपलब्ध है HTML में। तो क्या होता था कि डेवलपर को बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था फॉर्मेटिंग के लिए भी, और इसमें काफ़ी समय भी उसका चला जाता था। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, दैट इज W3C, क्रिएटेड CSS। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब कि डेवलपर का टास्क, जो डेवलपर फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहा है उसका फॉर्मेटिंग का टास्क इजी करने के लिए CSS को डेवलप किया गया। इट रिमूव्ड द स्टाइल फॉर्मेटिंग फ्रॉम दी HTML। इसने क्या किया, स्टाइल फॉर्मेटिंग जो है वो HTML से निकाल दिया, और खुद मतलब उसमें करना ही नहीं है। अब आप डायरेक्ट CSS का यूज़ करके फॉर्मेटिंग कर सकते हो। It saves a lots of work. The style definitions are normally saved in external CSS file. अब जो हम यूज़ करते हैं, अब के जो वेब पेजेस है जिसमें CSS का यूज़ होता है, वो किस तरह से होता है, CSS को अलग से फाइल बना के सेव किया जाता है, और फिर उसको लिंक किया जाता है उस वेब पेज में जहाँ पे हम वो स्टाइल को यूज़ करना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल। We can change the look of an entire website by changing just one file. और इससे क्या होगा,
मैंने आपको शुरू में बताया ना कि हम जितनी भी स्टाइल्स है उसको एक फाइल में बना के सेव कर देंगे, फिर अपने सभी वेब पेजेस में उसको अप्लाई कर लिंक कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। इसका एडवांटेज दूसरा ये भी मिलता है कि अगर हमें सभी पेजेस में एक चेंज करना है डिज़ाइनिंग का तो केवल हमें कहाँ करना पड़ेगा, वो CSS में। सपोज के फॉन्ट्स मैंने पैराग्राफ में यूज़ किए हैं एरियल ब्लैक, तो मेरे सभी पेजेस में वही फॉन्ट है। अब मुझे सपोज कि सेंस सेरिफ फॉन्ट रखने हैं अपने सभी वेब पेजेस में जहाँ पे पैराग्राफ है, तो मुझे सभी वेब पेजेस में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल मुझे एक्सटर्नल CSS में जाके जहाँ पे मैंने पैराग्राफ की स्टाइल डिफाइन की है P, उसमें जहाँ पे मैंने फॉन्ट एरियल ब्लैक रखे वहाँ पे मुझे केवल सेंस सेरिफ फॉन्ट करने हैं। तो एक जगह पे चेंज करने से मेरे सभी वेब पेजेस में वो अप्लाई हो जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज अपने को मिलता है डिज़ाइनिंग के नज़रिए से। इसकी सिंटेक्स तो इसको यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। CSS रूल सेट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेक्टर एंड ए डिक्लेरेशन ब्लॉक। मतलब अब देखो CSS आप डिफाइन करना चाहते हो तो आपके दिमाग में दो चीज़ तो होनी चाहिए। एक तो कौन से एलिमेंट के लिए और क्या करना चाहते हो, मतलब क्या एट्रीब्यूट सेट करना चाहते हो। तो जो हमारा एलिमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, सिलेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, सिलेक्टर। और डिक्लेरेशन उसमें क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर प्रॉपर्टी जिसको मैंने अभी आपको एट्रीब्यूट बताया, उसके बाद कॉलन, फिर उसकी वैल्यू। एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट सेट करना है, फिर एक एट्रीब्यूट के बाद सेमी कॉलन, फिर अनदर एट्रीब्यूट कॉलन, उसकी वैल्यू, ओके, अगेन सेमी कॉलन, एंड में आपको वापस सेमी कॉलन करना है। इस तरह से आगे भी आप चाहो उतनी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, H1, जिसके लिए हम इस एग्जाम्पल में डिफाइन कर रहे हैं। कैसे, देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे, ये हमारा P एलिमेंट जिसको हमने जिसकी स्टाइल सेट करवाई कलर रेड और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो यहाँ पे जो P है वो क्या है, सिलेक्टर है, कलर जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है और टेक्स्ट अलाइन भी उसकी प्रॉपर्टी है, रेड जो है वो कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू है और सेंटर जो है वो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी की वैल्यू है। CSS एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा एक HTML पेज है, program2.html, ओके। यहाँ पे टाइटल है फिर बॉडी टैग में। अब देखो हमने ये हेड सेक्शन की जो यहाँ पे शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हेड सेक्शन में टाइटल के बाद हमने स्टाइल डिफाइन की, ओके, और स्टाइल यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब स्टाइल के अंदर सबसे पहले हमने CSS डिफाइन किया है। देखो यहाँ पे कौन से एलिमेंट के लिए, बॉडी, जिसको अभी हमने क्या कहा, सिलेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी एलिमेंट के लिए हम ये सेट कर रहे हैं। फिर प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी उसकी बैकग्राउंड कलर, तो ये हो गई उसकी प्रॉपर्टी। और बैकग्राउंड कलर का क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वैल्यू हमने दे दी लाइट ब्लू। तो ये हमने बॉडी एलिमेंट के लिए एक स्टाइल सेट की। उसके बाद H1 नेक्स्ट स्टाइल हम सेट करने जा रहे हैं, किसके लिए, H1 एलिमेंट के लिए, कलर वाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखो यहाँ पे सेमीकॉलन कर्ली ब्रैकेट्स। अगेन नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो P, ओके, दैट इज पैराग्राफ, फॉन्ट फैमिली वर्डाना, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर रेड, ओके। तो यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट्स को, हमारे पेज में 3 एलिमेंट्स होंगे, उसको हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग उसका हमने यहाँ पे मेंशन किया कि कैसा होना चाहिए उसका फॉर्मेटिंग, मतलब स्टाइल कैसी होनी चाहिए, ओके। ये सारा हमने कहाँ पे लिखा, हेड में। कैसे, हेड के अंदर स्टाइल डिफाइन की,
स्टाइल एलिमेंट, और स्टाइल एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स को हम डिफाइन करना चाहते हैं, स्टाइल देना चाहते हैं, वो हमने डिफाइन किया। फिर अब देखो वो पेज कंटिन्यू है, ये जो पेज है ना program2.html वो कंटिन्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, बॉडी एलिमेंट। ओके, बॉडी एलिमेंट लिखा, तो बॉडी में हमने जो स्टाइल यहाँ पे लिखी है लाइट ब्लू, वो अप्लाई हो जाएगी। बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा बॉडी का, लाइट ब्लू। फिर हमने h1 एलिमेंट लिखा, माई फर्स्ट LT एस्केप सीक्वेंस यूज किया। LT मतलब लेस देन, हेडिंग GT मतलब ग्रेटर देन। तो ये H1 में हमने H1 फॉन्ट का यूज किया। हेडर 1 में हमने क्या दिया है, वाइट कलर दिया है और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। तो ये जो प्रिंट होगा वो वाइट कलर में होगा और उसका अलाइनमेंट भी क्या होगा, सेंटर। फिर पैराग्राफ, माय फर्स्ट पैराग्राफ, n% की साइन मुझे डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए एस्केप सीक्वेंस है @AMP। और पैराग्राफ में हमने क्या फॉर्मेटिंग दिया है, फॉन्ट दिया है वर्डाना, फिर साइज दी है, कलर वाइट दिया है और बैकग्राउंड कलर रेड दिया है। तो पैराग्राफ जहाँ पे आएगा, ये चीज़ जहाँ पे लिखी हुई आएगी माय फर्स्ट पैराग्राफ, वो रेड बैकग्राउंड और वाइट फॉन्ट में आएगा। फिर अगेन सेकंड पैराग्राफ और फिर सेकंड हेडिंग। तो हमने यहाँ पे तीनों चीज़ का यूज़ किया है, बॉडी एलिमेंट का यूज़ किया हमने, फिर हेडर 1, फिर P। इन तीनों के लिए हमने स्टाइल्स डिफाइन करके रखी है। इसका एडवांटेज क्या मिलता है कि मैं जितनी भी बार H1 यूज़ करूँ अपने पेज में, हर जगह पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। मैं जितनी बार पैराग्राफ यूज़ करूँ अपने पेज में, मुझे एट्रीब्यूट यहाँ पे सेट नहीं करने पड़ेंगे। मैंने एक बार यहाँ पे एट्रीब्यूट को सेट कर दिया स्टाइल में, तो वो पूरे पेज में अप्लाई हो जाएगा। सी, ये हमारा H1, ये भी हमारा H1, और ये हमारा पैराग्राफ, ये भी हमारा पैराग्राफ। और ये जो सारा आप देख रहे हो वो क्या है, लाइट ब्लू कलर में बैकग्राउंड जो हमने डिफाइन किया है बॉडी एलिमेंट के लिए। ओके, यहाँ पे हमने लेस देन डिस्प्ले करवाया, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन डिस्प्ले करवाया। उसके लिए हमने क्या लिखा था, n%LT, n%GT, और यहाँ पे डिस्प्ले करवाया @ ओके, सॉरी वो n% के बदले @ हो गया यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे n%AMP ऐसा लिखना था, @ लिखा गया है। देन माय सेकंड पैराग्राफ, माय सेकंड हेडिंग। और अब देखो ये हमने यहाँ पे बॉडी, हेडर 1 और पैराग्राफ तीनों के लिए स्टाइल हमने यहाँ पे सेट की। ओके, अब उसका दूसरा तरीका भी है स्टाइल को सेट करने का, जिसको हम इनलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनलाइन। चर्चा होगी उसकी, बट देखो यहाँ पे इनलाइन का मतलब क्या कि जहाँ पे आप एट्रीब्यूट एलिमेंट को जहाँ पे आप लिख रहे हो वहाँ पे ही आप उसकी स्टाइल सेट कर सकते हो। तो वो क्या होगा, जहाँ पे आपने लिखा है केवल उसी एलिमेंट को वो स्टाइल अप्लाई होगी। तो ऊपर लिखा है हमने हेड सेक्शन में, उससे क्या होगा, पूरे पेज में वो अप्लाई हो जाएगा। और इनलाइन करेंगे तो जिस एलिमेंट में हम डिफाइन कर रहे हैं उसी एलिमेंट को केवल अप्लाई होगा। तो देखो H3 हेडर 3 लिखा, स्टाइल कलर कौन सा दिया, ब्लू। तो ये प्रॉपर्टी है, ये उसकी वैल्यू है। सेमीकोलन करके नेक्स्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन, और क्या दिया, वैल्यू सेंटर, माय थर्ड हेडिंग। तो ब्लू कलर में टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा और क्या आएगा वो, माय थर्ड हेडिंग। ओके, माय थर्ड हेडिंग। और लास्ट में फूटर में हमने लिखा है n% कॉपी V4U। तो ये n% कॉपी जो है वो कॉपीराइट सिंबल डिस्प्ले करता है यहाँ पे। ओके, n% कॉपी। तो ये एक सिंपल सा स्टाइल शीट का एग्जाम्पल था CSS का। ये बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है।
हम जब वेबसाइट बनाते हैं, कोई वेब पेज बनाते हैं, तो उसमें इसका बहुत ही कहते हैं ना हम बड़े लेवल पे उसका यूज़ होता है। बहुत सारी CSS, देखो आजकल तो क्या है कि आप जब किसी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हो, उसके वेब पेजेस को डिज़ाइन कर रहे हो, तो आपको CSS बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब कि स्टाइल ऐसी बहुत सारे थीम्स जो कहते हैं हम, वो मार्केट में अवेलेबल है, कि बहुत सारी फ्री अवेलेबल है और बहुत सारी पेड भी है जो आप परचेस भी कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमने अभी CSS के एग्जांपल देखे, ऐसी CSS वाली फाइल्स, एक्सटर्नल CSS जिसे हम कहते हैं, वो बहुत सारी ऑनलाइन अवेलेबल है। हम उसको डायरेक्टली लिंक भी कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में उसको सेव करके लोकली भी हम उसको लिंक कर सकते हैं। अब देखो हमने अभी जो एग्जांपल देखा CSS का, वो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। अब CSS में देखो हमने ये अभी डिफाइन किया कि भाई बॉडी एलिमेंट को मुझे स्टाइल करना है, H1 एलिमेंट को स्टाइल करना है, पैराग्राफ को स्टाइल करना है, लेकिन ये स्टाइल करने के भी अलग अलग तरीके हैं। ओके, और जो इसमें से सिंपल जो है वो ये आपके सामने है। क्लास के द्वारा कर सकते हैं, आईडी के द्वारा कर सकते हैं, ग्लोबली मतलब कि सभी एलिमेंट्स के लिए कर सकते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा एलिमेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो हमने जो अभी एग्जांपल देखा वो ये वाला था, एक सिंगल एलिमेंट के लिए। जिस एलिमेंट पे आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो उस एलिमेंट के लिए डिफाइन करोगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे ये होता है। अलग अलग तरीके जो है, पहला तरीका जो है वो आईडी के द्वारा, मतलब कि आप आईडी मेंशन कर सकते हो कि कौन से आईडी वाले एलिमेंट को ये स्टाइल अप्लाई होनी चाहिए। इट यूजेस द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। ID of element is unique within a page, so the ID selector is used to select the unique element। देखो हम अपने वेब पेज में जो एलिमेंट्स हमने रखे हैं उसमें हम ID भी अप्लाई कर सकते हैं, ID भी उसको हम दे सकते हैं, जिसके द्वारा ID के द्वारा उस एलिमेंट को हम कहीं भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहीं भी उस पर कुछ करना हो तो कर सकते हैं। टू सिलेक्ट एन एलिमेंट विथ ए स्पेसिफिक ID वी नीड टू राइट अ हैश साइन फॉलोड बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट। अगर आप आईडी के द्वारा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, मतलब कि आपने अपने पेज में सपोज कि फॉर्म रखा है और फॉर्म का कुछ आईडी दिया है, अब आप उस फॉर्म के लिए स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, स्टाइल डिफाइन करना चाहते हो, तो आपको जहाँ पे स्टाइल डिफाइन करते हो वहाँ पे क्या लिखना होगा, आईडी, जो भी आईडी आपने दिया है उस आईडी का नाम और हैश साइन। कैसे? ऐसे देखो, ये हमारा एक HTML डॉक्यूमेंट है, स्टार्टिंग टैग, हेड टैग, यहाँ पे हेड टैग एंड हुआ। अब यहाँ पे देखो हमने बॉडी के अंदर पैराग्राफ डिफाइन किया है, जिसको हमने आईडी दिया है para1, और उसके अंदर लिखा क्या है, हेलो वर्ड और एक्सक्लेमेशन साइन। दूसरा पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस स्टाइल। दो पैराग्राफ डिफाइन किए हमने, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। पहला वाला जो है उसमें हमने आईडी दिया है para1, और दूसरा वाला जो है उसमें हमने कुछ भी आईडी नहीं दिया। तो ओके, अब वापस ऊपर देखते हैं। ऊपर क्या है, हेड के अंदर स्टाइल, स्टाइल हमने डिफाइन की, और स्टाइल के अंदर हैज para1, हैज para1। तो ये क्या होगा, para1 आईडी जिस एलिमेंट का है उसके लिए हम स्टाइल सेट करने जा रहे हैं। अब हमने स्टाइल, क्या स्टाइल डिफाइन की यहाँ पे, टेक्स्ट अलाइन और उसकी वैल्यू सेंटर, कलर रेड। तो जिस एलिमेंट का आईडी para1 है, अगर है तो किसी का, तो उस पर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, टेक्स्ट उसका सेंटर में आएगा और रेड कलर में आएगा। तो ये चीज़ केवल पहले पैराग्राफ को अप्लाई होगी, दूसरे पैराग्राफ को अप्लाई नहीं होगी। इसे कहते हैं हम आईडी के द्वारा हमने स्टाइल डिफाइन की। अब दूसरा जो है वो क्लास के द्वारा। हम किसी एलिमेंट को डिफाइन करते वक्त क्लास भी मेंशन कर सकते। देखो H1 एलिमेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया, उसको क्लास दिया सेंटर। पैराग्राफ एलिमेंट डिफाइन किया, उसको भी हमने क्या क्लास दिया, सेंटर।
और हमने लिखा उसमें रेड एंड सेंटर अलाइन हेडिंग, रेड एंड सेंटर अलाइन पैराग्राफ। ओके, तो यहाँ पे दोनों में जो क्लास है वो कॉमन है। क्लास मतलब एक आप अपना यूज़र डिफाइंड नेम उसको दे सकते हो एलिमेंट को। इस क्लास के ज़रिए फिर आप स्टाइल डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये क्लास जिस एलिमेंट को मैंने दिया है उन सभी एलिमेंट्स में ये स्टाइल अप्लाई होनी चाहिए। स्टाइल एलिमेंट के अंदर हमने सेंटर, डॉट सेंटर फिर जैसे करते थे वैसे ही। तो इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ मैंने क्लास सेंटर यूज़ किया है वहाँ पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो ये क्लास के ज़रिए हमने सेट की। फिर क्लास सिलेक्टर। अब देखो हम क्लास के ज़रिए कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो तो ये जो सेंटर क्लास है वो हमने H1 को भी अप्लाई किया है और पैराग्राफ को भी अप्लाई किया है। लेकिन ये ऊपर में डिफाइन करते वक्त अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई ये जो सेंटर क्लास है वो मुझे, ये जो स्टाइल है वो मुझे केवल पैराग्राफ को ही अप्लाई करनी है, क्लास सेंटर हो लेकिन एलिमेंट कौन सा हो, पैराग्राफ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं पी डॉट सेंटर। पहले क्या लिखा था, केवल डॉट सेंटर, अब पी डॉट सेंटर मतलब पी एलिमेंट और क्लास कौन सा सेंटर हो उसको ये स्टाइल अप्लाई होनी चाहिए। ओके, फिर एक से ज़्यादा क्लास भी हम मेंशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्लास सेंटर लार्ज, तो एक से ज़्यादा स्टाइल इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। In this example, the P element will be styled according to the class center and class large. देखो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, P डॉट सेंटर मतलब P एलिमेंट हो और क्लास कौन सा हो, सेंटर, उसको ये अप्लाई होना चाहिए। ये दूसरा P एलिमेंट और क्लास कौन सा हो, लार्ज, उसको ये अप्लाई होना चाहिए फॉन्ट साइज 300%। ये हमने डिफाइन किया स्टाइल के अंदर। फिर यहाँ पे बॉडी में H1 क्लास इक्वल टू सेंटर, दिस हेडिंग विल नॉट बी अफेक्टेड। अब देखो ये वाला जो है उसको कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं होगी क्योंकि नो डाउट इट इज़ सेंटर, क्लास सेंटर है, लेकिन हमने जो ऊपर डिफाइन किया है वो किसके लिए किया है, पैराग्राफ के लिए, इसलिए इसको कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। फिर P एलिमेंट क्लास इक्वल टू सेंटर, दिस पैराग्राफ विल बी रेड एंड सेंटर, P डॉट सेंटर यहाँ पे तो अलाइनमेंट सेंटर होगा और कलर कौन सा आएगा, रेड। फिर सेंटर लार्ज, तो ये भी अप्लाई होगा और लार्ज भी अप्लाई होगा, दोनों ही चीज़ यहाँ पे इस पैराग्राफ को अप्लाई होगी। तो रेड कलर आएगा, सेंटर आएगा और बड़े फॉन्ट साइज भी, फॉन्ट भी बड़े होंगे। यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि आपको केवल एक एस्टरिस्क साइन करनी है, फिर आपको स्टाइल सभी डिफाइन करनी है। ओके, इससे क्या होगा कि आपके पेज में जितने भी एलिमेंट्स है, HTML एलिमेंट्स, उन सबको ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। ओके, ये होता है इस तरह से। देखो यहाँ पे एस्टरिस्क, सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर एंड कलर ब्लू। अब इसको भी अप्लाई होगा, इसको भी अप्लाई होगा, पैराग्राफ को भी अप्लाई होगा, इसको भी, सबको अप्लाई होगा क्योंकि हमने लिख ही दिया है यहाँ पे एस्टरिस्क। ग्रुपिंग सिलेक्टर, अब देखो कई बार ये भी होता है कि हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है हमारे पेज में उनको हम एक समान प्रकार के फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, एक समान प्रकार की स्टाइल उसको हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम जनरली ऐसा करते हैं ना, H1 के लिए डिफाइन किया, H2 के लिए डिफाइन किया, P के लिए डिफाइन किया, ये सब हमने कहाँ पे किया, स्टाइल एलिमेंट के अंदर। ओके, अब देखो अगर ध्यान से तो यहाँ पे सबके लिए जो हमने स्टाइल अप्लाई की है, सेट की है, वो कॉमन है। तो इसको हम ग्रुप बना के भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से H1, H2, P, ये तीनों एलिमेंट्स H1, H2 और P कोमा करके हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ओके, इससे क्या होगा कि ये जो हमने स्टाइल डिफाइन की है वो
आपके पेज में जहाँ पे भी H1 यूज़ किया है, H2 यूज़ किया है और पैराग्राफ यूज़ किया है, सबको ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो हम यहीं तक रखते हैं और